नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर चित्रा पिल्लई शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निशातपुरा से हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9th की कविता सतपुड़ा के घने जंगल पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता को श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखा है, रचित भी किया है। बच्चों, आज जो ये कविता है, इनकी कवि श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी का जीवन परिचय इस प्रकार है। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी करने वाले प्रमुख कवियों में शामिल भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म सन 1913 तिगरिया गांव, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश शासन, शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री से अलंकृत किया गया। उनकी कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी जी के चरखे की लय से जुड़ता है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। सहजता और लोक के साहित्य करीब रहने वाले भवानी प्रसाद मिश्र जिस विषय को भी उठाते हैं उसे अत्यंत घरेलू बना देते हैं। सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, इदम नमम आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उन्हें अपने उत्कृष्ट लेखन के लिए साहित्य अकादमी, पद्मश्री आदि पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। साहित्य के इस पुरोधा का वर्ष 1985 में स्वर्गवास हो गया। बच्चों, हमारी पाठ्य पुस्तिका में सतपुड़ा के घने जंगल पाठ 8 पर अंकित है। सतपुड़ा के घने जंगल जो कविता है, सबसे पहले हम इसका सस्वर वाचन करेंगे और ये वाचन बहुत ही सरल तरीके से किया गया है। सभी मेरे साथ इसका वाचन करने का प्रयास करेंगे। सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से, सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से, उड़ते अनमने जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल। झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आंख नीचे, घास चुप है कास चुप है, मूक शाल पलाश चुप है, बन सको तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से, ऊँघते अनमने जंगल, धसो इनमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है। उतर कर बहते अनेकों, कल कथा कहते अनेकों, नदी निर्झर और नाले, इन वनों ने गोद पाले। लाख पंछी साहिरन दल, चांद के कितने किरण दल, झूमते वन फूल फलियां, खिल रही अज्ञात कलियां। हरित दुर्वा रक्त किसलय, पूत पावन पूर्ण रसमय, सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं से बने जंगल। बच्चों, अभी आपने ये कविता सुनी। इसी कविता को आप पुनः गाने का अभ्यास भी कर सकते हैं। कविता का परिचय इस प्रकार है। कविता हमारे हृदय में किसी भी कोने में घात लगाए बैठी। यह हमारे जीवन में किसी भी क्षण एक बसंत की तरह आ सकती। कविता हमारे जीवन में सौंदर्य, चेतना और भावना का भी संचार कर। प्रस्तुत कविता सुधी पाठकों को एक अछूती प्रकृति की सुंदर दुनिया में लेकर जाती है। इसीलिए यह कविता पाठकों को ताउम्र स्मरण रहे। यही विशेषता भवानी प्रसाद जी की कविताओं में प्राप्त होती है। भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित सतपुड़ा के घने जंगल का अभी आपने छोटा सा एक अंश सुना। बच्चों,
अब हम कविता को भावार्थ के साथ पढ़ेंगे। सतपुड़ा के घने जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। बच्चों, कविता का भावार्थ इस प्रकार है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने इस कविता के माध्यम से प्रकृति का सजीव चित्रण किया है, प्रकृति का मानवीकरण किया है। मानवीकरण से तात्पर्य यह है कि प्रकृति को मानव मानकर उन्होंने कविताएं की हैं। जिस प्रकार मानव अपने जीवन में क्रियाकलाप करते हैं, उसी तरह प्रकृति भी यहाँ पर हमें अपने जीवन संबंधी क्रियाकलाप करते हुए प्रतीत हो रही है। वे कहते हैं कि सतपुड़ा के जितने भी घने जंगल हैं, वह नींद में डूबे हुए हैं। अर्थात हमें ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे हम नींद में एक ऊँघते हुए रहते हैं, अर्ध चेतना अवस्था में रहते हैं। उसी प्रकार से वे सभी वनों में जितने भी पेड़ पौधे हैं, उनको इस तरह से मानते हैं। उनका कहना है कि इन सभी में एक प्रातःकालीन अलसाया सा अनमना सा अनुभव हो रहा है। झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंख मीचे, घास चुप है, कास चुप है, मूक शाल पलाश चुप है, बन सको तो धसो इनमें, धस न पाती हवा में। कवि कहते हैं कि इस जंगल में छोटे बड़े कई वृक्ष है, वो चुपचाप आंख बंद किए खड़े हैं। अर्थात वहां पर घास भी है, घास के ऊपर निकले हुए उनके फूल, कास भी चुप है। शाल और पलाश के पेड़ भी बहुत शांत है, मौन है। कवि एक चुनौती देते हैं कि इन नींद में ऊँघते से वन में हवा भी प्रवेश नहीं कर पाती। अर्थात यह बहुत ही घना जंगल है, बहुत सारे इसमें पेड़ पौधे लताएं वृक्ष आदि हैं। उनमें प्रवेश कर सको तो कर सको। वह इतने घने हैं कि जहां पर सोचिए एक हवा नहीं जा सकती, वहां मनुष्य का जाना कितना असंभव है। अर्थात उन्होंने सतपुड़ा के घने वनों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अगली पंक्ति, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, धसो इनमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है, उतर कर बहते अनेकों। बच्चों, कवि कहते हैं कि सतपुड़ा के ये घने जंगल बहुत ही नींद में डूबे हुए हैं, ऊँघते हैं। जैसे हम आधी नींद अवस्था में कभी कभी हमारी मम्मी अगर हमें जल्दी से उठा देती है तो हम आधी नींद में से उठ जाते हैं, अपने आंखों पर हाथ मलते रहते हैं, आधी अर्ध चेतन अवस्था रहती है। उसी प्रकार से उन्होंने प्रकृति का भी वर्णन किया है। कवि अभय देते हुए कहते हैं कि इसमें जाने से मौत का डर नहीं है। हमें मतलब ये घने जंगल देखकर डरना बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत शांत और हरियाली वाले जंगल है। यह वन अनेक गाथाओं महागाथाओं का स्रोत है। इनके आंचल में असंख्य कहानियां रची बसी हुई है। अर्थात यह बहुत पुराने जंगल है, बरसों से इसमें अनेक वीरों की गाथाएं भी समाहित है। इसके आंचल में अनेक कहानियां भी रची बसी गई है। इस जंगल में अनेक नदियां हैं, निर्झर नाले भी बहते हैं। पक्षी, हिरणों के झुंड और चंद्रमा की किरण दल भी इनकी रात्रि में शोभा बढ़ाती है। अगली पंक्ति कवि कहते हैं, कल कथा कहते अनेकों, नदी निर्झर और नाले, इन वनों ने गोद पाले, लाख पंछी 100 हिरन दल, चांद के कितने किरण दल। झूमते बन फूल फलियां, खिल रही अज्ञात कलियां, हरित दुर्वा रक्त किसलय, पूत पावन पूर्ण रसमय, सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं के बने जंगल। कवि कहते हैं कि इस जंगल में बहुत सारे नदी नाले भी हैं, लाख पंछी हैं, हिरन दल भी हैं और चांद की किरणें भी बहुत है। इस जंगल में झूमते हुए वन फूल हैं, कलियां हैं, फलियां हैं, अनजानी कितनी कलियां भी खिल रही है। हरी हरी घास है, कोमल लाल पत्ते विशिष्ट है,
सत्पुड़ाओं का यह लताओं से सुसज्जित सघन वन पवित्र और पूर्ण रसमय है। अर्थात कवि ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। बच्चों, ये जो कविता के सौंदर्य का वर्णन जिसमें किया गया है, ये वर्षा ऋतु के पश्चात जब पूरी प्रकृति पृथ्वी पर पूरी हरियाली छा जाती है, हरियाली एक एक पत्तों पे, पेड़ों पे बहुत अपना सुंदर सा सौंदर्य लेकर जब हमें रमणीय दिखाई देती है, उसी समय का यह वर्णन कवि ने किया है। बच्चों, इस पाठ में हमें कुछ नए शब्द और उनके अर्थ भी हैं। शब्द है ऊँघते अर्थात झपकी लेना, ऊँघते अर्थात झपकी लेना, अनमने यानी बेमन से उदासीन होना, पलाश टेसु ढाक या खक्कर का एक वृक्ष, निर्झर मने झरना, दूर्वा दूब घास जिसे हम कहते हैं गणेश जी को चढ़ाई जाती है, दुर्वा हरी हरी जो घास रहती है उनके ऊपर जो बारीक कोपल निकलती है उसे दुर्वा कहा जाता है। रक्त किसलय अर्थात लाल रंग की कोमल पत्तियां, रक्त किसलय लाल रंग की कोमल पत्तियां। पावन, पावन का अर्थ होता है पवित्र। रसमय अर्थात तल्लीन हो जाना, रस से परिपूर्ण हो जाना। अज्ञात अर्थात जिसका हमें पता न। बच्चों, ये कठिन शब्दों से हम कुछ वाक्य भी बना सकते हैं, जैसे रसमय हो जाना अर्थात मोहन पढ़ने में इतना रसमय हो गया या इतना तल्लीन हो गया कि उसे अपने आसपास का भी पता नहीं चला। रक्त किसलय अर्थात लाल रंग की कोमल पत्तियां, लाल रंग की कोमल पत्तियां किसी भी पौधे में जब निकल के आती है तो कहा जाता है यह तो रक्त किसलय है। पावन होना, पवित्र होना, सभी ईश्वरीय रचनाएं पावन होती हैं, पवित्र होती हैं। इसी प्रकार से हम और अन्य वाक्य रचना भी कर सकते हैं। बच्चों, हमारे पाठ्यक्रम में गतिविधि क्रमांक 1 दी गई है श्रुतिलेख की। इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिख सकते हैं। इस गतिविधि को हम कई तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे पहले हम कठिन शब्दों को पढ़ेंगे, ऊँघते, अनमने, पलाश, कास, दूर्वा, निर्झर, रक्त किसलय, रसमय, अज्ञात, पावन, पूत, पंछी, प्राकृतिक और ग्रीन हाउस। इन शब्दों को हम सबसे पहले 5-5 बार लिखने का अभ्यास करें। अभ्यास करने के पश्चात, देखने के पश्चात हम खुद भी इसको एक बार चेक कर सकते कि क्या हमने देखकर भी सही लिखा है। इसके पश्चात हम एक बार इनका मूल्यांकन करें। साथ ही हम अपने दोस्त के साथ, अपने परिवार के साथ किसी से भी कह सकते हैं कि आप इन शब्दों को बोलिए और आप बिना देखे लिखने का उनका अभ्यास कीजिए, जिससे आपके ये शब्द कभी भी जब आप इन्हें लिखेंगे तो गलती नहीं हो। बच्चों, इस प्रकार के कठिन शब्दों के अभ्यास करने से हमारा लेखन कौशल विकसित होता है। गतिविधि क्रमांक 2। बच्चों, ये जो गतिविधि क्रमांक 2 है, ये पर्यावरण संबंधी हमें जानकारी प्राप्त करने के लिए है। हम इस पर अपनी चर्चा भी कर सकते हैं और अपने साथियों के साथ अपने विचार भी साझा कर सकते हैं। प्रमुख विषय है पर्यावरण संबंधी कटते वृक्ष और सूखते जल स्रोत, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और ग्रीन हाउस का प्रभाव। बच्चों, कटते वृक्ष और सूखते जल स्रोत, यह तो एक बहुत साधारण विषय है, क्योंकि हम आए दिन ये अपने आसपास देखते हैं कि किसी भी तरह के कुछ कार्य होते हैं, यदि वह वृक्ष हमारे कार्य में बाधा डालते हैं तो उन्हें काट दिया जाता है, और वृक्ष कटने के साथ ही हमारे जल स्रोत हैं वो भी सूखने लगते हैं। तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम वृक्षों को काटने से बचाएं। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का अर्थ है कि जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त हमें प्राकृतिक संसाधन दिए गए हैं, हम उनका दोहन करते हैं अर्थात दुरुपयोग करते हैं या आवश्यकता से भी ज्यादा उनका उपयोग करते हैं।
इससे क्या होता है कि हमारे संसाधनों में कमी आ जाती है और ये हमारे उपयोग के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। बच्चों, घर में भी आप देखिए कि सबसे ज्यादा हमारे यहाँ एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन आता है पानी। उसे हम कई तरीकों से चाहकर भी बर्बाद करते हैं, किंतु हमें उन्हें रोकना होगा। हमें अपनी ऐसी कार्यशैली अपनानी होगी जिससे कि हमारे ये संसाधन बचे रहें। ग्रीन हाउस का प्रभाव, जिस प्रकार बताया गया है कि ओजोन परत जो है हमारी एक रक्षा करती है ना, पर्यावरण प्रदूषण से हमें बचाती है। तो इन सभी के बारे में हमें चिंतन करना है, इस पर हमें अपने विचार साझा करना है। इन विचारों को साझा करने के लिए आप अपने शिक्षक की भी मदद ले सकते हैं, बड़े भाई बहन, माता पिता जो भी हमारे से बड़े हैं परिवार में, उनसे भी हम चर्चा कर सकते हैं और साथ ही हम अपने मोबाइल या नेटवर्क की भी मदद ले सकते हैं। बच्चों, गतिविधि क्रमांक 3, ये देखिए बहुत सुंदर सी गतिविधि है और बहुत सरल दी गई है कि विद्यार्थी अब निम्न कविता को आगे बढ़ाएंगे। देखिए हमारे समक्ष ये 4 पंक्तियां दी गई है और हमें इनसे ही मिलती जुलती कुछ और पंक्तियों को आगे बढ़ाना है। बहुत सरल ढंग से दी गई है। जीवन का आधार वृक्ष है, जीवन का आधार वृक्ष है, धरती का श्रृंगार वृक्ष है, देते शीतल छांव वृक्ष है, रोते थकते पांव वृक्ष है। बच्चों, नीचे 2 आपके लिए पंक्तियां दी गई है, इन्हें आपको वृक्ष से ही संबंधित आगे की पंक्तियां भी लिखना है। आप चाहे 4 पंक्ति भी लिख सकते हैं और लिखने के साथ ही आप इसका अभ्यास भी कर सकते हैं, स्वर वाचन भी कर सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। गतिविधि क्रमांक 4, कविता में आए शब्दों से प्रकृति और पर्यावरण के अन्य शब्दों को लेकर एक नई कविता बनाना है। पहली गतिविधि यह थी कि कविता आपको दी गई थी और आपको उसके आगे की पंक्तियां जोड़नी थी, किंतु गतिविधि क्रमांक थोड़ी उससे कठिन है, किंतु यदि हम उन्हें करेंगे तो वो भी हमें सरल लगेगी। हमने जो अभी कविता पढ़ी है सतपुड़ा के घने जंगल, उस कविता में से हमें प्रकृति और पर्यावरण के अन्य शब्दों को छांटना है। उसके बाद हमें एक नई कविता लिखनी है। इस कविता के पश्चात एक कार्य पत्रक 1। देखिए बच्चों, ये हमारे जो आपको पुस्तक दी गई है उसमें 5-6 कार्य पत्रक दिए गए हैं। सबसे पहला कार्य पत्रक 1 जो दिया है वह है आओ खेले शब्द जाल का। देखिए ये एक तालिका दी गई है जिसमें 5 आपको विभाग करके दिए गए हैं। 5 खड़े विभाग है, 5 आड़े विभाग है। प्रत्येक विभाग में एक एक आपको वर्ण दिया गया है। इन वर्णों को जोड़कर आपको शब्द बनाना है। देखिए हम इन शब्दों को एक बार फिर से अभ्यास करते हैं। पहला दिया है व न दी संता न जम प प ज स्प ग वर्व दा ल ती ल त लावा प्राकृति क यु। अब देखिए इन शब्दों से हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं। पहला बन सकता है वनस्पति, ऊपर से नीचे की ओर वनस्पति। टी के नीचे लिखा है प्रा, प्रा से हम आड़े से आगे तक जाएंगे सीधी लाइन, इससे हमारा शब्द बनेगा प्राकृतिक। इसके पश्चात हम दूसरी लाइन में आते हैं जिसमें पहला वर्ण दिया है न, न के नीचे लिखा है जंगल, क्या बनेगा जंगल। इसके पश्चात तीसरी पंक्ति में दिया है दी पर्वत अर्थात पर्वत, और इसी के बीच में देखिए द्वितीय और तृतीय वर्ण जो दिया है वह है नदी। तो यहाँ पर नदी भी बन सकता है, पहला वर्ण बन सकता है वन। तो वनस्पति, जंगल, वन, नदी, पर्वत, प्राकृतिक। अगला चलेगा हमारा चौथा जो बिंदु है उसमें है संपदा। क्या लिखा है संपदा। उसके बाद में है 5वें वर्ण में ता, ता से बनेगा ता के नीचे वाली पंक्ति में जल वायु। क्या बनेगा जल वायु। तो बच्चों देखिए इस प्रकार ये शब्द जाल है। खेल खेल में हम प्राकृतिक और पर्यावरण संबंधी शब्दों का भी हमें ज्ञान हो जाएगा। और बच्चों हो सके तो इन शब्दों से जरूर वाक्य बनाइए। इस प्रकार से हम अन्य शब्द भी छांट सकते हैं और नई एक तालिका का निर्माण भी कर सकते हैं।
पर्यावरण से जुड़े शब्दों को खोजकर लिखिए। देखिए अब ध्यान से, ये हमने जो शब्द जाल बनाया है उसी में यह शब्द हमें मिले हैं। प्राकृति, पर्वत, जलवायु, नदी, वनस्पति, वायु, वन, संपदा, जल, जंगल और लावा। बच्चों हो सके तो इन शब्दों से हम 4-4, 5-5 वाक्य भी बना सकते हैं, जिसे हम अनुच्छेद का भी रूप दे सकते हैं। जैसे प्राकृतिक। प्राकृतिक क्या होता है? जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त हमें चीजें दी गई वह सभी प्राकृतिक होती है। जैसे नदी, पर्वत, पेड़ पौधे, जीव जंतु, प्राणी, जिसमें हम स्वयं भी हैं, ये सब ईश्वर की देन है, इन्हें मानव ने नहीं बनाया है। पर्वत किसे कहते हैं? आपने तो सुना ही होगा और साथ ही पढ़ा होगा। पर्वत जो होता है वो बहुत ऊंचा, एक हाइट से क्या कहते हैं, टीले जैसा, टीले से भी बड़ा एक पहाड़ होता है ना, जिसमें बहुत सारे कभी कभी पेड़ भी लगते हैं, बहुत चट्टानें भी रहती है, पत्थरों का मिश्रण भी रहता है, मिट्टी भी रहती है, जिन पर कुछ खेती भी की जाती है। सबसे बड़ा पर्वत आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, हिमालय पर्वत होता है। जलवायु, जल और वायु से मिलकर जो शब्द है जलवायु की, दोनों ही मिलकर हमारे यहाँ का तापमान निर्धारण करते हैं। इसी प्रकार से नदी, बहुत सारी नदियां हैं हमारे देश में। गंगा नदी सबसे पवित्र है। कहाँ से निकलती है? कहा जाता है गंगा हिमालय से निकलती है, और भी पौराणिक कथाओं का भी इसमें समावेश। इस प्रकार से हम वनस्पति की बात कर सकते हैं कि वन में पाई जाने वाली संपत्ति वनस्पति कहलाती है। वायु, कई तरह की वायु होती है। कुछ वायु तो हमारे लिए बहुत उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, जैसे कि ऑक्सीजन, जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। वन, जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, वे वन कहलाते हैं, जिसमें कुछ औषधियां भी लगी रहती हैं। जंगल, लावा और जल, संपदा, ये छोटे छोटे शब्द हैं। तो इन शब्दों से हम 5-5, 6-6 पंक्तियां जरूर लिखें, क्योंकि इनको लिखने से हमारा अनुच्छेद लेखन जो है वो कौशल का उसमें विकास होगा। कार्य पत्रक 2। कार्य पत्रक 2 में देखिए प्रश्न दिया है कि पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद हैं, उनकी सूची बनाएं। अब बच्चों ये तो बिल्कुल सही बात है कि पेड़ पौधे हमारे लिए फायदा तो करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ भूल जाते हैं। इसमें कुछ कारण दिए हैं, इन कारणों को हम पहले जानेंगे, साथ ही हमारे भी बिंदु इसमें हम शामिल कर सकते हैं। पहला है सूची का क्रमांक बिंदु 1 कि यह सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिलती है। पहला हमारा फायदा है कि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जो मिलती है वो पेड़ों से प्राप्त होती है। इसके साथ ही हमें भोजन भी हमें प्राप्त होते हैं। कहाँ से होते हैं? छोटे छोटे पौधों से, पेड़ों से, फलों से, कि जो बड़े पेड़ होते हैं उनसे हमें फल मिलते हैं, मसाले मिलते हैं, दालें मिलती हैं, है ना, और सब्जियां प्राप्त होती है। तो कई चीजें हमें, जो भोजन की जो हमारी बहुत बड़ी श्रृंखला है वो भी हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती। इसके पश्चात हमें पेड़ पौधों से औषधि, दवाइयां भी प्राप्त होती। महत्वपूर्ण दवाई, जैसे आजकल छोटे घरों में, सभी घरों में लगाई जाते हैं, छोटे छोटे से पौधे भी लगा देते हैं, जैसे गिलोय का पौधा है, तुलसी का है, आंवले का है ना। और बात करें तो हम जैसे क्या कहते हैं वो ग्वारपाठा है, और बहुत सारे छोटे छोटे जो पौधे होते हैं जिनसे हमारी औषधियां प्राप्त होती है। कुछ अजवाइन भी लगा लेते हैं, घर में आपने देखा होगा। तो इस प्रकार से छोटे पौधे भी हमें औषधि प्रदान करते हैं। सबसे बड़ा काम है ईंधन देना। ईंधन, अभी तो आपने गैस देखी होगी, किंतु उसके पहले भी सभी लोग प्राय अपने घर में लकड़ी का प्रयोग करते थे। चूल्हे पे खाना बनता था और उसके पश्चात उसी लकड़ी को जलाकर कुछ कोयले भी निकाल लिया करते थे। उन कोयलों को भी ठंडा करके और बाद में कभी हमें जब जरूरत पड़ती थी तो उसका उपयोग किया जाता था। पहले पत्थर के कोयले से भी खाना बनता था, उसकी सिगड़ी में उसे जलाया जाता था और उससे भोजन बनता था। और साथ ही पहले जो रेलगाड़ी के इंजन चलते थे वो भी सबसे पहले कोयले से ही चलते थे, जिसमें पानी के द्वारा भाप बनाई जाती थी और उसके पश्चात ही वह रेलगाड़ी
चलती। प्रश्न क्रमांक ख, हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। बच्चों, बहुत चिंतनीय प्रश्न है कि हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाना चाहिए। देखिए, सबसे पहला है, प्रमुख है कि पेड़ पौधों का संरक्षण अति आवश्यक है। यहाँ पर संरक्षण से तात्पर्य है कि जो भी हमारे आसपास पेड़ पौधे लगे हैं, हमारे घर में लगे हैं, अपने विद्यालय में लगे हैं, उन सभी पेड़ पौधों को संभालना। संरक्षण का अर्थ होता है किसी भी चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से संभालना, संरक्षण करना। जिस प्रकार से हमें हमारे माता पिता कितने अच्छे तरीके से संभालते हैं, बात बात पर ध्यान रखते हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उसी तरह हमें भी पेड़ पौधों को भी संभालना चाहिए। आवश्यकता होने पर हमें उन्हें पानी देना चाहिए, खाद देना चाहिए, उनकी सफाई भी करते रहना चाहिए। दूसरा कदम है अधिक से अधिक पेड़ लगाना। जी हाँ, ये देखिए, हर साल वन महोत्सव होता है जिसमें वृक्षारोपण महोत्सव भी होता है। ये दोनों महोत्सव हमारे लिए बहुत आवश्यक है। बच्चों, यदि हम अधिक से अधिक पेड़ नहीं लगाएंगे तो हमें ऑक्सीजन की बहुत ही कमी हो जाएगी, हमारे आसपास का वातावरण बहुत ही प्रदूषित हो जाएगा। लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, ये भी सबसे बड़ा हमारे लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है कि हम सभी को पर्यावरण के प्रति बहुत सजग रखें। हम अपने छोटे भाई बहन, अपने साथ के जो हमारे विद्यार्थी भाई हैं और जो भी हमें मित्र परिवार मिलते हैं, हमें सभी के बारे में, सभी को इसके बारे में जागरूक करना चाहिए। ईंधन का प्रयोग सीमित मात्रा में करें। बच्चों, यहाँ का इस कदम का प्रमुख उद्देश्य यह है कि पेड़ को काटकर यदि हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसका जहां तक हो सके हमें बहुत ही कम प्रयोग करना चाहिए। आवश्यकता होने पर ही हमें उन्हें जलाना चाहिए। कार्यपत्रक 3। बच्चों, इस पत्रक को आप ध्यान से देखिए। ये कार्यपत्रक 3 दिया गया है जिसमें एक चित्र दिया गया है। ये हमारी पुस्तक में है। एक बच्ची झूला झूल रही है, दूसरी बच्ची उसको झुला रही है। और देखिए, ये किसी बगीचे का दृश्य है। इस चित्र को देखकर आपको एक कहानी बनाना है। आप कहानी बनाएं जिसमें सरल सरल छोटे छोटे से वाक्य हो और वो कहानी आपको पढ़कर खुद अच्छी लगे, इस प्रकार की उसमें आपको रचना करनी है। इस कहानी के अलावा आप अपनी पुस्तक के या अपने अखबार के किसी भी तरह के कोई से भी चित्र को देखकर अन्य कहानियों की भी रचना कर सकते हैं। इस कहानी को लिखने के पश्चात आप अपने परिवार, अपने माता पिता, भाई बहन, अपने विद्यार्थी भाई बहनों से या शिक्षक को भी कहानी सुना सकते हैं। और बच्चों, वैसे भी कहानी तो सभी को बहुत अच्छी लगती है ना। आप भी अपने माता पिता से सुनते होंगे, दादा नानी से भी सुनते होंगे कहानियां, और वैसे भी हम लोग टीवी मोबाइल में भी बहुत देखते हैं। और सबसे पहले यदि आपको किसी भी विधा की याद आती है कि आपसे यदि पूछा भी जाता है कि कौन सी कहानी आपको बहुत अच्छी लगती है या कौन सी विधा आपको अच्छी लगती है, सबसे पहले आपका दिमाग क्लिक करेगा कि कहानियां यार बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो जंगल के पशु पक्षी की हो या राजा रानी की हो। तो बच्चों, कहानी विधा को आप बहुत अच्छे से पढ़िए और बनाइए। हम पर्यावरण परिचय पर एक बार फिर से बात करेंगे कि पर्यावरण की सुरक्षा एवं उसकी देखभाल की समझ हम अपने आप में भी विकसित करें और अपने साथियों के साथ भी विकसित करें। प्राकृतिक धरोहरों की जानकारी हम देना, आपका ये प्रमुख उद्देश्य भी होना चाहिए कि जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त हमें चीजें मिली हैं उसकी भी जानकारी हम दूसरों को भी दें और साथ ही साझा भी करें। पेड़ पौधे हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, इस बात की भी चर्चा आप अपने विद्यार्थी साथियों से साझा करें। साथ ही जितना हो सकता है, आप मोबाइल भी देखते हैं, उसमें भी बहुत सारे पर्यावरण संबंधी मैसेज आते हैं, उन्हें भी आपको अपने साथियों से साझा करना है।